हम लोग एनसीईआरटी देख रहे हैं एंड इसमें आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन। इंडिया का बर्थ होने के बाद व्हेन इंडिया वाज बोर्न, टू बी वेरी प्रिसाइज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, जब इंडिया का जन्म होता है एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया तो बहुत दिनों से है बट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और ऐसे में किसी भी देश के लिए इन मॉडर्न टाइम्स जहां पर नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा प्रवेल है, अभी आज किंग और राजा रजवाड़ों का जमाना तो है नहीं, ऐसे में फॉरेन रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी का क्या रोल है, और इसमें इस पर बहुत जो डिटेल में ये चैप्टर 4 बात करता है। मैं ये चैप्टर शुरू करूं जैसे मैं हर चैप्टर में करता हूं। एक लाइन है एनसीईआरटी की ऑन पेज नंबर 66। इस चैप्टर की में जो ये लाइन है मुझे लगता है ये की है, ये लाइन की है। इस लाइन को अगर समझ गए तो ये चैप्टर पूरी उंगली पर है। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है ऑन पेज नंबर 66 एंड बिफोर नीचे सबसे जो पैराग्राफ है उसी में लिखा गया है कि द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन, किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, दैट रिफ्लेक्ट्स द इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट रिफ्लेक्ट्स द डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये आपको याद रखना है। तो अभी हम इसको, इसलिए मैंने पिकअप किया है इस लाइन को, क्योंकि हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स देखेंगे, फिर इंटरनल फैक्टर्स देखेंगे, फिर इंडिया का डिसीजन देखेंगे, फिर रोल ऑफ नेहरू देखेंगे, फिर नाम को देखेंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, फिर अफ्रीकन यूनिटी को देखेंगे, फिर चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट को देखेंगे, फिर अदर मेजर डेवलपमेंट्स को देखेंगे, बांग्लादेश का वार देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं उसको देखें। इससे पहले ये जो डिफिनीशन है फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी नेशन, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी इस बात पर निर्भर करती है कि उसके जो डोमेस्टिक फैक्टर्स क्या हैं, क्या लिंकेजेस हैं, और उस समय जो वैश्विक विश्व के कैसे हालात हैं। तो अभी मैं जो फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट करूं, अब आप 1950 के दशक में चलें। ठीक है, 1950 में अपना देश के पास एक बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था। 1951-52 के आसपास आपको पता है फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो जाते हैं, और ये वो दौर था जिसको कहते हैं पोस्ट वार। क्या, कौन सा दौर था? पोस्ट वार टाइम था, मतलब पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड के बाद का ये समय होता है। यहां पर क्या क्या होते हैं, ये वो भी समय था जब कई सारे देश न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। हिरोशिमा एंड नागासाकी का एग्जांपल आपको पता है। ये वो समय था जब कई सारे देश कम्युनिस्ट के रूप में उभर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कम्युनिस्ट चाइना। ठीक है, चाइना में सिविल वार होता है और चाइना यूनिपार्टी सिस्टम बनकर उभर कर आता है, सबके पास कम्युनिस्ट नेशन बनकर आता है। ये वो दौर है जहां पर पूरे देश में डीकोलोनाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डीकोलोनाइजेशन हो रहा है। मतलब जो कई सारे देश हैं, चाहे वो अफ्रीका के देश हों, चाहे वो एशिया के देश हों, वो जो कोलोनाइजेशन की जंजीरें थी, जो इंपीरियलिज्म की थॉट्स थे, उनसे स्वच्छंद हो रहे हैं, उनसे उनको फ्रीडम मिल रहा है। तो इस ऐसे टाइम पीरियड में इंडिया का भी जन्म होता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज बोर्न इन दिस सिनेरियो, जहां पर क्या हो रहा है, पोस्ट वर्ल्ड वार की क्राइसिस है, कई सारे देशों में महंगाई है, कई सारे प्लान है, वो हम लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूं इंडिया की पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। कम्युनिस्ट चाइना, पड़ोसी आपका कम्युनिस्ट हो गया है चाइना। ठीक है, और क्या है, डीकोलोनाइजेशन हो रहे हैं, तो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बन रहे हैं। और एक इंडिया है, हमारा इंडिया, ये आपको ये याद रखना है कि ये वर्ल्ड की सिचुएशन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डीकोलोनाइजेशन। दूसरी तरफ इंडिया है हमारा इंडिया को फ्रीडम मिला और दो चीज विरासत में मिली। अंग्रेज हमें दो चीज विरासत में दे गए। पहला, पार्टीशन का दर्द दे गए। क्या दे गए? पार्टीशन का, बंटवारे का दर्द दे गए, उसका प्रेशर दे गए। ठीक है, और दूसरी पॉवर्टी दे गए। क्या दे गए? गरीबी दे गए। तो ये दोनों चीज हमारी विरासत में है। ठीक है, ये बुक कहती, मैं नहीं कहता दीज आर द वेरी वर्ड्स रिटन इन द एनसीईआरटी। मैं एनसीईआरटी से बाहर जाता, मैं एनसीईआरटी से बाहर बेशक जाता हूं, लेकिन एनसीईआरटी से कम मैं डिस्कस करता ही नहीं हूं। तो पार्टीशन एंड पॉवर्टी, ये हमारी लेगेसी है। एनसीईआरटी के जो पैनल है, जो टीचर्स का, प्रोफेसर्स का पैनल है, वो कहता है कि पार्टीशन ने हमें दो चीज, जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है, दो चीज हमें लेगेसी में दे गए ब्रिटिश वाले, कॉलोनिज्म ने हमें दो चीज लेगेसी दी, एक पार्टीशन का दर्द और दूसरा पॉवर्टी दी।
तो आपको देखो, जब हम लोग शशि थरूर की ये वाली बुक देख रहे थे, कुछ चैप्टर्स हमने देखे थे कि जब इवन मुगलों के समय हम इतने गरीब नहीं थे, ठीक है, उस समय बहुत हमारा कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड के शेयर में, जीडीपी में हमारा 23% कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद जब ये यहां से जाते हैं अंग्रेज भाई साहब, तो हमारा 3% भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, हमारा केवल 1% ग्रोथ होती है। ये सारे चैलेंजेस थे हमारे सामने। ऐसे में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी बनेगी, ऐसे में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी बनेगी, वो दोनों का क्या होगा, इंटरप्ले होगा। क्या होगा, इंटरप्ले होगा। अब आपको कुछ समझ में आया होगा कि मैंने वो पहली डिफिनेशन क्यों ली थी। वो मैंने इसीलिए डिफिनेशन ली थी कि किसी भी देश की, मैं इसको रफ कर रहा हूं, किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो इंटरप्ले होती है। इंटरप्ले का मतलब क्या होता है, इंटरप्ले का मतलब होता है कि हाइब्रिड या मिक्स होती है ना। किसी भी देश को फॉरेन पॉलिसी बनानी है तो पहले उसे अपने अंदर झांकना है कि हमारे पास क्या है और दुनिया कैसे है, उसी अनुसार हमें कोई फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अभी क्या है, हम लोग चलते हैं कि जब कोई भी देश लाइक इंडिया, कोई भी देश का एग्जांपल ले लो। अभी पहले आप इसको समझो, जब कोई भी देश आजाद होता है, किसी भी देश को जब फ्रीडम मिल रही थी उस समय, ठीक है, डीकोलोनाइजेशन के समय, तो जो नया नया देश बन रहा था उस समय, उसके पास क्या थे, रिसोर्स की बड़ी कमी थी। रिसोर्स की बहुत कमी हुआ करती थी, मतलब उसके पास रिसोर्सेस नहीं हुआ करते थे पर्याप्त मात्रा में। तब वो क्या करता था, रिसोर्स की लिमिट हुआ करती थी। तो ऐसे जो उस समय नए नए देश बन रहे थे, वो किसी ना किसी अन्य देश के अलाइज बन जा रहे थे। मतलब अगर वो जो नए नए देश बन रहे थे 1950-1940 के बाद, वो कई सारे अन्य देशों के पास जा रहे थे, चाहे वो यूएसए हो या उस समय की जो बड़ी बड़ी सुपर पावर हो, रसिया हो, उनके पास जा रहे थे और उनसे मदद की गुहार लगा रहे थे कि शायद हमें ये क्या कर दें, हमें ये एड दे दे। एड मत दे दे, चाहे वो इकोनॉमिक एड दे दे या पॉलिटिकल थोड़ा कुछ दे दे, ठीक है। मतलब इसीलिए जो कोई भी देश हो उस समय का, वो ऐसे देशों के साथ में जाना पसंद करता था कि हमारी थोड़ी मदद कर देंगे। और जब ये ट्रेंड चलता रहा तो आप देखो उस समय 1945 के बाद, 1945 के बाद, अब अभी ये याद रखना, एक पॉइंट मैं वहां पे मिस कर दिया था, उसमें आप ये याद रखना कि उस समय यूएन का भी फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, यूएन यूनाइटेड नेशन भी बना था उसी समय। आप ये भी याद रखना, पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का भी गठन हुआ था। वो दैट्स वन पॉइंट वाज मिसिंग देयर। तो 1945 के बाद अगर देखो, जब ये सारी चीजें हो गई, जब सारे देशों ने किसी एक देश के साथ जाना पसंद किया, ठीक है, तो पूरा देश दो ब्लॉक में बट गया। पूरा विश्व, पूरा जो कंट्री थी वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड होना शुरू हो गई। जैसे कई सारी जो कंट्रीज आजाद होती, वो या तो यूएसए की तरफ जाती या फिर यूएसएसआर की तरफ जाती थी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत बड़ा फैक्शंस पूरे देश में, पूरे विश्व में देखने को मिलता है। देश नहीं, पूरे विश्व में, वैश्विक स्तर पर, ऑन ग्लोबल स्केल जो दुनिया है वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है। इसको 2 पोल्स भी कह सकते हो ना। एक पोल्स में कौन है, यूएसए और इसके अलाइज हैं, ठीक है, और दूसरे में कौन है, यूएसएसआर है, यूएसएसआर प्लस इसके अलाइज हैं। यूएसएसआर अपने आप में खुद 15 कंट्रीज का समूह होता है, ठीक है, इसे सोवियत रसिया कहते हैं। रसिया आप कभी मत यूज करना, दिस इज यूएसएसआर, ठीक है। तो जब नए नए कंट्रीज उभर रहे थे तो वो या तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले रहे थे या तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले रहे थे। जैसे भारत के साथ पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने यूएसए वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, इसलिए पाकिस्तान की बहुत मदद भी करता है उस समय इस अमेरिका। लेकिन इंडिया के साथ उसके उतने अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं, अभी हम उस पर आगे आएंगे। तो अभी समझो, जब ये दोनों कंट्रीज, ये 2 ब्लॉक्स बने, तो एनसीईआरटी कहती है कि ये दोनों ब्लॉक में क्या हो गया, क्या स्टार्ट हो गया, पावर स्ट्रगल। क्या स्टार्ट हुआ, पावर स्ट्रगल स्टार्ट हुआ इन दोनों ब्लॉक्स में। इन दोनों ब्लॉक्स में और क्या स्टार्ट हुआ, इन दोनों ब्लॉक्स में स्टार्ट हो गया म्यूचुअल सस्पिशन। क्या, म्यूचुअल सस्पिशन। ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं, चाहे वो अमेरिका और रसिया दोनों बट गए, ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल सस्पिशन से देखने लगे। और वो सस्पिशन कैसा था, अब आप पूछो कि ये सस्पिशन क्या होता है, सस्पिशन कैसा था, वो सस्पिशन इकोनॉमिक सस्पिशन था, वो सस्पिशन मिलिट्री सस्पिशन था, वो सस्पिशन पॉलिटिकल सस्पिशन था, ठीक है।
तो ये यूएसए के अलाइज और यूएसएसआर के अलाइज एक दूसरे को म्यूचुअली संदेह की नजर से देख रहे थे। कभी वो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो जाता था, कभी इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन हो जाता था, ठीक है। और इसके साथ क्या थे कि कई सारे कंट्रीज या तो इस तरफ जुड़ जाते थे या तो इस तरफ जुड़ जाते थे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर की बात ऐसी सिनेरियो बनने लगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब जो यूएसए और अलाइज की इनकी आइडियोलॉजी क्या होती है? इनकी आइडियोलॉजी लिबरल कैपिटलिस्ट होती है। क्या होती है? लिबरल कैपिटलिस्ट। ऐसा माना जाता है कि ये लोग प्रो डेमोक्रेसी भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रो डेमोक्रेसी। और दूसरी तरफ जो रसिया है, ये कौन सा ब्लॉक है? इसको सोशलिस्ट ब्लॉक कहते हैं या कम्युनिस्ट ब्लॉक भी कई लोग कहते हैं, ठीक है। सोशलिस्ट ब्लॉक है ये। कम्युनिज्म में इनकी जो थोड़ी फिलॉसफी है, इनकी दोनों की फिलॉसफी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए म्यूचुअल सस्पिशन है, म्यूचुअल कन्फ्रंटेशन है, चाहे वो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन हो या फिर इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन हो। ऐसे में इंडिया के सामने कई सारे प्रश्न हैं। इंडिया के सामने एनसीईआरटी दो प्रश्न रखती है कि इंडिया को कौन सा ब्लॉक ज्वाइन करना चाहिए और इसमें इंडिया कौन सा ब्लॉक ज्वाइन करेगा और उसके क्या बेनिफिट्स हैं किसी ब्लॉक को ज्वाइन करने के बाद। तो अभी एनसीईआरटी उस पर बात करती है कि जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है वो उसका शेप अगर आप जानना चाहें, अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप जानना है तो मैंने बहुत डिटेल में जब मैं बात कर रहा था बिपिन चंद्रा में, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में कराया है डेवलपमेंटल ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। बहुत डिटेल में मैंने देखा है, कम से कम 3-4 लेक्चर है वो। लेकिन फिर भी आपको मैं रिकॉल कराऊं कि जब एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इंडिया का नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसी समय 1927 में अगर आप देखो तो नेहरू जी जो एक बेल्जियम या ब्रुसेल में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, एनसीईआरटी में नहीं दिया बट मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं। 1927 में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें इंपीरियलिज्म के खिलाफ, इंपीरियलिज्म या कॉलोनिज्म के खिलाफ कई सारी कंट्रीज आती हैं और वो जो कॉलोनिज्म पावर होती है ब्रिटेन और फ्रांस, इनके सबके खिलाफ भर भर के वहां पर बोला जाता है, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। उसमें नेहरू भी जाते हैं। वहां पे कई सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आते हैं। आप देखना 1927 में कांग्रेस होती है बहुत बड़ी अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। आप ऐसे गूगल कर देना 1927 कांग्रेस अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, ब्रुसेल्स में होता है, ठीक है। तो ये एक है। दूसरा अभी आप देखो 1938 के आसपास फिर से नेहरू विजिट करते हैं स्पेन में उनकी विजिट होती है। नेहरू इवन इटली के जो मुसोलिनी होता है उससे मिलने से इनकार कर देते हैं। तो कई सारे नेहरू का अपना 1937 के बाद तो भारत में 1937 के बाद में भारत की अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनने लगी थी। क्यों? क्योंकि 1937 में कांग्रेस की पहली बार गवर्नमेंट आ गई थी प्रोविंशियल में, आपको अगर याद हो तो, ठीक है। उसके बाद अगर देखो नेताजी जो है वो आईएनए बना लेते हैं। नेताजी के सुभाष चंद्र बोस का इंडियन नेशनल आर्मी मोन्यूमेंटल एग्जांपल कि हम अपनी भी फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं। अगर आपसे कल कोई पूछे क्या हम सशक्त नहीं थे, बिल्कुल सशक्त है भाई। हमने 1937 में 1920 के बाद आप देखो एक लीडर होते हैं जिनका नाम है एम एन रॉय, आप नोट कर सकते हैं। एम एन रॉय को जो है लेनिन जैसा नेता बनाता है, तो कम्युनिज्म के वो बहुत बड़े प्रोपोगेटर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हमारी पॉलिसीज का इजाद होता है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ लीडर को कोई पूछता नहीं था। तो ये एनसीईआरटी ये बताने की कोशिश करती जो नेशनल मूवमेंट है ना वो उसका वर्ल्ड आउटलुक भी है, एक उसका वर्ल्ड आउटलुक भी है, हमारा एक वर्ल्ड आउटलुक भी है। तो ऐसे में जब इंडिया के सामने आफ्टर इंडिपेंडेंस एक क्वेश्चन आता है कि आप किस तरफ ज्वाइन करोगे, किसकी तरफ जाओगे, आप यूएसए को की तरफ जाओगे या फिर रसिया की तरफ जाओगे। कई सारे लोग कहते हैं कि आप यूएसए की तरफ जाओ, एनसीईआरटी में दिया गया है, कई सारे नेम है, जैसे अंबेडकर का नेम है, जैसे जनसंघ पार्टी है, स्वतंत्रता पार्टी है, ये सब कहते हैं कि आप यूएसए के साथ जाओ, यूएसए प्रो डेमोक्रेसी है, आपको उसके साथ जाना चाहिए। लेकिन नेहरू नहीं मानते हैं। तो यहां पर रोल ऑफ नेहरू आ जाता है, ठीक है, रोल ऑफ नेहरू। अब नेहरू जी जो हैं वो कहेंगे कि हम दोनों तरफ नहीं जाएंगे, ना इस फैक्शन में जाएंगे ना इस फैक्शन में जाएंगे,
ठीक है, ना तो इधर यूएसएसआर में हम जाएंगे और ना ही हम कहां जाएंगे, यूएसए वाले प्लस अलाइज में जाएंगे, ना यूएसएसआर प्लस अलाइज में जाएंगे। तो नेहरू की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी इसे कहते हैं। अगर बहुत ब्रॉड लेवल पर इसको कहा जाए तो इसे नेहरूअन फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि नेहरू समय, नेहरू जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज एक्सटर्नल मिनिस्टर, ठीक है, तो वो प्राइम मिनिस्टर भी थे और एक्सटर्नल मिनिस्टर भी थे। इतिहास में या पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो 1946 से लेकर के 1964 तक का पीरियड है, इसे नेहरूअन टाइम पीरियड कहा जाता है। इसमें जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी पॉलिसीज बनी हैं, उसे नेहरूअन पॉलिसी कही जाती है। तो यहां पर जो भी फॉरेन पॉलिसी बनेगी उसे नेहरूअन फॉरेन पॉलिसी कहा जाएगा। और नेहरूअन फॉरेन पॉलिसी का सबसे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, नेहरूअन फॉरेन पॉलिसी का जो सबसे की टर्म है वो क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नेहरू ने क्या बनाया, कहा कि हम दोनों तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। जो नेहरूअन फॉरेन पॉलिसी है, नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी है, जिसको 1946 से लेकर के 1964 तक माना जाता है। अब आप पूछोगे 1946 क्यों? क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में और नेहरू को इंटरिम गवर्नमेंट में ही लीडर चुन लिया गया था। उस समय अंग्रेज भी थे, तो इसलिए वो वहीं से ही बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे। और उस समय क्या पोस्ट थी नेहरू की, वाइस प्रेसिडेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नेहरू सबसे पहले क्या बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं ना, बाद में चल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उस समय क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट के समय वाइसराय भी तो हुआ करता है, उसी समय से क्या होते हैं, नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसीज निकल कर आने लगती है। और ये जो नई फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं उसका नाम है नाम का मतलब क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, उसके लिए फिर से मैं आपको एनसीईआरटी में एक बहुत खूबसूरत सा लेटर है, एक लेटर है, नेहरू जी राइट्स अ लेटर टू वन ऑफ हिज कॉलीग्स। नेहरू कहते हैं कि आवर जनरल पॉलिसी, हमारी ये पॉलिसी है, जनरल मतलब साधारण पॉलिसी यही है कि टू अवॉइड, हमें अवॉइड करना है इंटेंजलमेंट इन द पावर पॉलिटिक्स। हमें पावर पॉलिटिक्स जो पूरे दुनिया में चल रही है, यूएसए के बीच में और यूएसएसआर के बीच में, उसमें नहीं फंसना है। एंड नॉट टू ज्वाइन एनी ग्रुप्स, ये नेहरू में ये साइड में लिखा गया है, नॉट टू ज्वाइन एनी ग्रुप्स, हमें किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है, एनी अदर ग्रुप। टू लीडिंग ग्रुप्स टुडे आर द रशियन ब्लॉक एंड द एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक्स। कौन से ब्लॉक है, एक एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक्स है जो यूएसए एंड अलाइज का है, उसे एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक्स कहते हैं, और दूसरा रशियन ब्लॉक है। तो इन दोनों ब्लॉक्स को हमें ज्वाइन नहीं करना है। वी मस्ट बी फ्रेंडली टू बोथ, हमें दोनों ब्लॉक से क्या है, फ्रेंडली रहना है, ठीक है। वी मस्ट बी फ्रेंडली टू बोथ एंड नॉट टू ज्वाइन आइदर, हमें दोनों को ज्वाइन नहीं करना है। बोथ अमेरिका एंड रशिया आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सस्पिशन ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सस्पिशन से देख रहे हैं। और अभी हमें किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो कल को हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम अभी नए नए स्टेट बने हैं, हमें दोनों की मदद चाहिए। दिस मेक आवर पाथ डिफरेंट, ये हमारे रास्ते को कठिन बनाता है। दिस मेक्स आवर पाथ डिफरेंट एंड वी मे वेल बी सस्पेक्टेड, अगर हम किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो दूसरा ग्रुप हमारे साथ क्या करेगा, सस्पिशन के साथ देखने लगेगा। तो इसीलिए भारत ने क्या चूज किया कि ना तो हम इधर जाएंगे ना हम इधर जाएंगे। इसको एनसीईआरटी लिखती है कि क्या हो गया, सेपरेट हो गए, हम लोग क्या हो गए, सेपरेट फ्रॉम टू ब्लॉक्स, ठीक है। हमने दोनों ब्लॉक से अलग होने का निर्णय बनाया। और फिर आगे चल के एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया है, और इसी को नाम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट। अलाइन नहीं हुए, हम किसी की तरफ झुके नहीं, ठीक है। तो ये नेहरूअन फॉरेन पॉलिसी है, ये इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली फॉरेन पॉलिसी है, जिसके कोर में क्या है, कोर में क्या है, सोवर्निटी, ठीक है, सोवर्निटी, ठीक है, सोवर्निटी है। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि जो नेहरू के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स, एनसीईआरटी कहती है कि नेहरू के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं सोवर्निटी, ठीक है। और सोवर्निटी जो है नाम के, सोवर्निटी का मतलब क्या होता है, सोवर्निटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। हम आज कोई देश बने हैं, कल को कोई अगर हम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वो ज्वाइन कहेगा आप अपना कानून हमारे हिसाब से बनाएं। तो हमें सॉवरेन रहना है, हमें इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करना है। दूसरा हमारे सामने क्या ऑब्जेक्टिव था, दूसरा हमारे सामने ऑब्जेक्टिव था कि हमें अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनाना है। क्या, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है हमें। ये नेहरूअन फॉरेन पॉलिसी के 3 ऑब्जेक्टिव थे। क्या,
सॉवर्निटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसी को ध्यान में रख करके नाम को इजाद किया गया। अब नाम के भी जो 5 पिलर्स हैं, अगर आप देखें तो नाम के जो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, जो अब पंचशील सिद्धांत है ना, पंचशील सिद्धांत आप बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन आप इतना याद रखना कि जो पंचशील सिद्धांत है वो आगे हम देखेंगे चाइना के साथ, वो पंचशील वाला, जो पंचशील के 5 नियम है, वही नाम जो मूवमेंट है उसके भी 5 नियम है कि हमें एक दूसरे की सॉवर्निटी का ख्याल करना है, एक दूसरे के बेनिफिट और इक्वालिटी के लिए खड़े रहना है, ठीक है, कोई एग्रेशन नहीं करना है, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना है। ये 5 बहुत प्यारे से, बहुत अच्छे से सिद्धांत हैं। यही सिद्धांत कोर फिलॉसफी का काम करते हैं नाम की जो है आइडियोलॉजी में। अब नाम को एक बहुत बड़ा मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया उस समय, अभी आप जान जाओ, मैं आपको ऐसे बता देता हूं। ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इसका हेडक्वार्टर जो है इस समय जकार्ता में है, बुक में बहुत दिया नहीं है बट आप ये याद हो जकार्ता में है। दूसरा 1961 में इसको बेलग्रेड जो एक सर्बिया का एक शहर है, सर्बिया, ठीक है, सर्बिया नाम की एक कंट्री है। सर्बिया आपको बताना है किस कहां पर है, यूरोप में कि अफ्रीका में, ठीक है, ये दिस इज फॉर यू, ठीक है। सर्बिया में बेलग्रेड एक शहर है, तो वहां पर नाम का जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। 1961 में इसको पूर्ण रूप दे दिया जाता है। जैसे 1949 में नाटो बनाया गया, 1955 में वार्सो एक्ट हुआ, वार्सो एक्ट में रसिया ने अपना एक मिलिट्री ब्लॉक बना लिया। 1949 में अमेरिका ने एक मिलिट्री ब्लॉक बना लिया, नाटो जिसे कहते हैं ना। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में कम्स इन पिक्चर, दैट इज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे में इंडिया क्या बना रहा है? नाम बना रहा है 1961 में। इसका क्या काम है? पीस को प्रमोट करना, टू प्रमोट पीस, इट्स अ ड्रीम, ठीक है। अब नेहरू जी की कितनी बार मैं बात कर चुका हूं नेहरू जी के बारे में, उनकी एक किताब है, बहुत खूबसूरत बुक है, एंड द नेम ऑफ दैट बुक इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें वो इंडिया की सिविलाइजेशन, इंडिया का जो एंशिएंट नॉलेज है, ये पीस कहां से आया, जो वसुधैव कुटुंबकम है, दीज आर द वेरी हाइट ऑफ नाम, ठीक है, कि वर्ल्ड एक पूरी फैमिली है। एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचा कर रखो। क्या? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचा कर रखो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवर्निटी को हाइट में रखो, ये सारी चीजें थी। तो इंडिया क्या किया? इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई, दैट इज कॉल्ड नाम। और इसके सेंटर में कौन थे? नेहरू जी थे। अभी ये हम लोगों ने देखा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट this holy NCERT, and these are one very important statement by राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी महोदय भी कहते हैं, राजगोपालाचारी महोदय कहते हैं कि अ कंट्री विदाउट मटेरियल, हमारा देश जिसके पास संसाधन नहीं है, मैन और मनी, हमारे पास क्या है? मटेरियल भी नहीं है, मैन भी नहीं है, मनी भी नहीं है, तीनों चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक ऐसी फिलॉसफी के बारे में बोल रहे हैं जिसे दुनिया सुन रही है, ठीक है। तो नेहरू जी ने जब नाम मूवमेंट शुरू किया तो उस समय जितने नई नई कंट्रीज थी, जितने भी छोटे छोटे देश थे, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे वो एशिया के हों, ठीक है, उन्होंने ज्वाइन किया। नेहरू जी लीडर बन के आए, नेहरू जी की पॉलिसी को लोगों ने एक्लेम्ड किया, एक्नॉलेज किया, और आज भी देखो तो 120 मेंबर हैं नाम में। हालांकि आज इसकी रिलेवेंस नहीं रह गया है, दैट इज अनदर थिंग। आज इंडिया आपको लगेगा कभी प्रो अमेरिका लगेगा, ठीक है, इंडिया कभी आप पढ़ेंगे मोदी जी का और ट्रंप का रिलेशन तो प्रो अमेरिका लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमारा